देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नहीं, 2-3 लोग ऐसे हमको दिख रहे हैं जो कि लास्ट क्लास नहीं थे। तो लास्ट क्लास की पूरी चीज़ पे तो अगर जाएंगे तो समझ लो ये क्लास भी चला जाएगा उसी में। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक 5 मिनट का ओवरव्यू लेंगे कि लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, उससे क्या है, जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे वो लोग एक बार समझ लेंगे कि हम लोगों का मैटर ऑफ डिस्कशन किस पॉइंट के ऊपर चल रहा है। क्योंकि जब तक आपको एटलीस्ट ये नहीं पता होगा कि मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, तो फिर सम्स का कैलकुलेशन कुछ भी बताया जाए वहां पर आपको डाउट बना रहेगा। ठीक है, हम लोग एक्चुअली लास्ट क्लास एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, वो चैप्टर का नाम था हम लोगों का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जो की पॉइंट्स हैं उस चैप्टर के वो मैं एक बार बताता हूँ, 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में मूव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कैपिटल एसेट, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर है सेल करना। अगर आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा उस इनकम का कैलकुलेशन आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल एसेट्स का मतलब इनकम टैक्स में बोला गया था किसी भी तरीके का एसेट्स आपका हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी 6 चीजों को एक्सक्लूड किया गया था। मतलब बताया गया था कि ये 6 चीजें आपको लग सकता है कि एसेट है, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने कहा था कि ये एसेट नहीं होगा। ठीक है, उस 6 पॉइंट्स में भी कुछ डिटेल्स थी, तो उस डिटेल्स के लिए आप लोग एक बार लास्ट क्लास का डिस्कशन देख लेना। हम लोग अभी सिर्फ उस 6 पॉइंट को देख लेते हैं कि वो 6 पॉइंट क्या क्या थे। पहला था हम लोगों का स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, जैसे स्टॉक को हम लोग क्या एसेट्स मानते हैं अकाउंट्स में, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि नहीं, वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन इधर पे होने वाली नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट था हम लोगों का पर्सनल इफेक्ट का कोई भी चीज, है ना। पर्सनल इफेक्ट की चीजें में भी, पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है जैसे आपकी वियरिंग जो आपका आज खराब हो गया ये बाहर में पेंट वेंट के कारण, खैर, तो पर्सनल इफेक्ट का आपका कोई भी चीज है, फोकस इधर ही रखिएगा हमारी तरफ। पर्सनल इफेक्ट का कोई भी चीज रहेगा तो वो भी आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में 1-2 पॉइंट एक्सेप्शन का भी था। वो क्या था, जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट का चीज हो सकता है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी को एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूड का मतलब है कि वो कैपिटल एसेट होगा, और अगर वो आप बेचोगे तो उसका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर किया जाएगा। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट के बाद तीसरा पॉइंट क्या था हम लोगों का, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज। जैसे लैंड आप सोचते हो कि एसेट है ना, लेकिन अर्बन एरिया का लैंड हम लोगों का यहाँ कैपिटल एसेट में लिया जाएगा। रूरल एरिया का लैंड है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था। सिंपल सेंस में बोले तो एकदम ग्रामीण क्षेत्र, गांव के तरफ का जो जमीन है, उन सबको रूरल एरिया के कैटेगरी में रखा गया, और रूरल एरिया वाले लैंड को भी कैपिटल एसेट यहाँ पर माना नहीं जाता। ठीक है, ये 3 पॉइंट था बेसिकली, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट और एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। इसके बाद हमारा 3 क्राइटेरिया था बॉन्ड से रिलेटेड। एक था गोल्ड बॉन्ड, एक था स्पेशल बियरर बॉन्ड, और एक था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड का मैटर मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, अभी फिर मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं। समझ रहे हैं आप, सिंपली जो लोग नहीं थे ये जान के रखें, ये 6 चीजों को कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं रखा गया। इसके अलावा जितने भी एसेट्स होंगे उसको अगर आप बेचते हो तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगा वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स को 2 कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी हम लोगों का था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का, और एक कैटेगरी हम लोगों का था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे, तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी हुई थी बुक में, आप देखोगे तो मेंशन किया था कि अगर हम लोग किसी भी एसेट्स को 12 मंथ्स या 24 मंथ्स या 36 मंथ्स के अंदर बेच देते हैं, जैसे आपने खरीदा और कितने दिनों में बेच दिया, विद इन 12 मंथ्स और विद इन 24 मंथ्स और विद इन 36 मंथ,
तो उसको हम लोग नाम दिए थे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ऐसा लिखा हुआ है बुक में भी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या डेफिनेशन लिखा हुआ था, तो अगर आप बुक की लाइन देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए लिखा हुआ था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, समझे। तो मैंने कहा था ऐसा डेफिनेशन लिखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये क्या बोल रहा है पता है, जैसे आपसे किसी ने पूछा हु इज योर फादर, आपने कहा समवन हु इज नॉट माय मदर। तो ये जैसे आपके पापा कौन है, तो आपने कहा जो मेरी मम्मी नहीं है वो मेरे पापा है। ये कोई आपको लग रहा है कि सिस्टमेटिक आंसर है? तो जो डेफिनेशन लिखा है बुक में कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, ये डेफिनेशन इस तरीके का लाइन लिखना मेरे ख्याल से एग्जाम में उचित नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, पूरी लाइन लिखोगे कि अगर हम लोग किसी भी एसेट्स को आफ्टर 12 मंथ्स और आफ्टर 24 मंथ्स और आफ्टर 36 मंथ बेचते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ रहेगा जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे कि हम लोग ये कैसे तय करेंगे कि 12 महीना लेना है या 24 महीना लेना है या 36 महीना लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कुछ ऐसा एसेट्स होगा उसमें 12 महीना लिया जाएगा, कुछ ऐसे एसेट होंगे जिसमें 24 महीना लिया जाएगा और कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिसमें 36 मंथ लिया जाएगा। तो वो एक क्राइटेरिया जो है कि कौन से एसेट में 12 महीना लेना है, कौन से में 24 और कौन से में 36, वो क्राइटेरिया आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन सब के डिस्कशन के बाद हमने एक और पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को लास्ट क्लास, फॉर्मेट लिखवाया था कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोगों को निकालना है इनकम का तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा। तो दोनों का फॉर्मेटिंग मोर और लेस सेम था। जैसे हम लोग पहला लाइन क्या लिखते हैं, सेल कंसिडरेशन, कितने में बेचा गया, उसमें लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कि बेचने में हमारा क्या क्या खर्च हुआ, जैसे आपका ब्रोकरेज का खर्च हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ये होता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये माइनस करके अपने को मिलता है नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में से हम लोग लेस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि उस एसेट को आपने कितने में खरीदा था, क्योंकि आप सिर्फ बेचोगे वही वैल्यू तो नहीं देखोगे ना, आपने उसको खरीदा था तो आपका खर्च भी तो लगा था, तो वो फिगर भी उस पर एडजस्ट होना चाहिए। तो लेस हम लोग उसमें करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा एक पॉइंट हम लोग उसमें लेस करते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या बताया गया था कि आपने एसेट्स को खरीद कर उस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाया। जैसे आप 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग खरीदे, ये खरीदने का जो खर्च लगा वो हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपने उस पर एक 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा दिया, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों खर्चा आपके नेट सेल कंसिडरेशन से क्या होगा, माइनस होगा, तब आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद कुछ कंडीशन बनाए हुए थे, वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से भी कुछ और छूट दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पशन, और उस एग्जेम्पशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नाम देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का था, सेम, लेकिन उसमें एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग सम्स के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले फॉर्मेट और लॉन्ग टर्म वाले फॉर्मेट को जब आप सामने रखकर देखोगे तो आपको एक पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नाम का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता, और जब आप लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मेट देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह लिखा रहेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के जगह लिखा रहेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि ये इंडेक्स क्या है, समझे। तो वहां पर एक सिंपल सा लाइन आप ध्यान में रखोगे कि जैसे मान लो हम लोग लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का मतलब तो हो गया 36 महीना से ज्यादा, 24 से ज्यादा, 12 से ज्यादा। और जब आप 36 महीना से ज्यादा बोल रहे हो तो वो तो फिर आपका 36 साल भी हो सकता है कि नहीं। अभी सपोज करो 2000 वाले ईयर में, 2001 में, ऐसा बोले तो क्लियरेंस रहेगा। 2001 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 20,000 की, ठीक है, लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी कितने की, 20,000 की।
2001 वाले ईयर में। और अभी 2022 में इस प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया 10 लाख में। हो सकता है 20 साल का गैप है, दिख रहा है, और 20 साल में किसी भी जगह की कीमत अगर बढ़ना चाहे तो 100 गुना भी बढ़ सकता है ना। तो अभी अगर मान लो आपको बोला जाए कि आप इस पर अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल कर दिखाओ, और सपोज करो बाकी की कोई भी चीजें नहीं है, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी, तो आपका सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 10 लाख सेल किए, और इसमें लेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदे थे, तो कितना आएगा? 20,000। तो ये माइनस करके वैल्यू कितना आ जाएगा? 9,80,000। सिंपल। अभी अगर इस पर बोला जाए कि आप इस पर टैक्स पे करो तो आप देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी पर्सन ये बोलेगा, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करेगा, ये जो 10 लाख की वैल्यू है ये 2022 की वैल्यू है ना, 2022 में बेचे हैं ना, तो ये वैल्यू कब की है? 2022 की। और 20,000 की जो वैल्यू है वो कब की वैल्यू है? 2001 की। तो आज के वैल्यू से आप उस समय के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए आपका इक्विवेलेंट लेवल होना जरूरी होता है। उस समय 20,000 का ही बहुत वैल्यू होगा कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, उस 20,000 रुपए को जो 2001 में था उसको आज के डेट में, मतलब 2022 के डेट में लाकर एडजस्ट करते हैं। मतलब ये निकाल कर देखते हैं कि ये जो 2001 में 20,000 रुपए की वैल्यू थी उसका 2022 में कितना रुपया वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1.5 लाख निकल सकता है, 2 लाख निकल सकता है, 4 लाख निकल सकता है। वो वैल्यू को आज के डेट में लाने के बाद तभी हम लोग इस 10 लाख के साथ उसको लेस करेंगे, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो सेम ईयर का होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि 2001 का वैल्यू है या 2005 में खरीदे हैं तो 2005 में खरीदे थे कितने में, उसका वैल्यू है, उसको आज के डेट में कैसे लेकर आएंगे? तो उसको लाने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं बाय वे ऑफ इंडेक्स नंबर। समझे? अब एक इंडेक्स नंबर को यूज करके वो वैल्यू निकाला जाता है, एडजस्ट किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में सिंपली आपसे पूछेगा, आप क्या बताओगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सिंपल मीनिंग है कि जितने में खरीदे हैं वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर इंडेक्स वर्ड लग गया तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल। माने जिस साल आप सेल कर रहे हो उस साल के प्राइस लेवल पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लाकर एडजस्ट किया गया, ये हो गया इंडेक्स। समझ रहे हैं? तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म रहेगा तो उस पर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल कर ही फिगर एडजस्ट करना होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट टर्म वाले पे ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं, एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो दरअसल शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, इन्फ्लेशन का असर बहुत कम पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे एक साल में 12 महीने का पीरियड है, उसी में आप बेच दिए तो 12 महीने में महंगाई बढ़ने की चांसेस क्या है? बढ़ेगी, नो डाउट। हम लोगों का इन्फ्लेशन रेट 7-8% है अगर एवरेज बात करें तो। माने इंडिया का इन्फ्लेशन रेट हर साल का कितना है? 7-8% है ना। मतलब 7-8% तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन एक साल में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ये इफेक्ट आपको यही 5 साल में ज्यादा इफेक्ट दिखने लगेगा। होता है कि नहीं? तो जब लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन आता है ना तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये बेनिफिट दिया गया है। और शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्ट फिगर के ऊपर नहीं कर पाता, इसलिए उसको क्या किया गया है, शॉर्ट टर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया गया है। ठीक है। अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम 2008 में और एक बार आया है 2005 में। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखिएगा।
आप लोग ये क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 466 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो लोग बुक नहीं लाए थोड़ा आजू बाजू देख लें, है ना। चलिए एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं, कोई पढ़े मेरे बिहाफ में, पढ़ो। क्वेश्चन है वहां आपके पास, रिया क्वेश्चन है आपके पास, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन 2008 और 2005 दो बार आया, ध्यान से देखिएगा, पढ़ें। Mr. Mitra furnishes the following particulars for the previous year 2022-23. Okay. He sold his residential house on December 15, 2022 for ₹7,70,000. Okay. He purchased the house on March 2, 1998 at a cost of ₹75,000. Fair market value on April 1, 2001 was ₹1,50,000. Okay. अब देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन की मैं सिर्फ बात करूंगा, ठीक है। अगर सिर्फ इस मैटर पे डिस्कस किया जाए ना, इंडेक्स नंबर पे और फेयर मार्केट वैल्यू जो सम्स में दिया है उस पे, तो उसी पे 1 घंटे का डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी उतना जाएंगे नहीं। हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, सम्स में कैलकुलेशन हमारा किस तरीके से होगा। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कभी बैठिएगा, सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू और इंडेक्स नंबर पे 1 घंटे की डिस्कशन आपके साथ होगी, समझ रहे हैं। अभी हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं, अपना सम्स के ऊपर, कि हमको कैलकुलेशन किस तरीके से करना होगा। देखिए इंडेक्स नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने खरीदा था। जैसे सपोज करो 2005 में तुम खरीदे थे, ठीक है, 2005 में खरीदे थे एक प्रॉपर्टी और उस समय उसका कीमत लगा था 1,50,000, ठीक है। खरीदे कब, 2005 में, और बेच रहे हो तुम अभी 2023 में। खरीदे थे 2005 में, बेच रहे हैं कब, 2023 में, ठीक है। हमको लगाना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, निकालना है। हमारा तरीका क्या होगा, एकदम सिंपल है, कोई फॉर्मूला इसको मत समझिएगा, एक सिंपल कैलकुलेशन समझिएगा। खरीदे थे कब, 2005 में, कितने में, 1,50,000 में, तो आप 1,50,000 फिगर ले लेना, ठीक है। 1,50,000 को आप डिवाइड कर दोगे, 2005 का एक इंडेक्स नंबर दिया रहेगा आपको, 2005 का एक इंडेक्स नंबर दिया रहेगा। 1,50,000 को आप सिंपली डिवाइड कर दोगे उस नंबर से जो 2005 का इंडेक्स नंबर है, और आपने बेचा कब है, 2023 में, तो 2023 का भी एक इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, आप उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यही कोई लिख देगा, लिखवा के बताएगा देखो ये फॉर्मूला है निकालने का, तुम सोचोगे वाह क्या फॉर्मूला बताया, लेकिन रियल में क्या है, कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट तुम क्लास 8 से करते आए हो कि जिसका फिगर दिया है उससे डिवाइड कर दो और जिस साल का निकालना है उस साल से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो। और एक बात और याद रखना, वो खरीदने का डेट कुछ भी दे, खरीदने का डेट कुछ भी दे, 2001, 2, 3, 4, 5, 1995, 1990, कुछ भी खरीदने का डेट दे, लेकिन जो बेचने का डेट है, जो बेचने का डेट है, वो बेचने का डेट कब देगा, वो हमेशा बेचने का डेट 2023 देगा, समझ रहे हैं। मैं लाइन रिपीट कर देता हूं, डिस्टर्बेंस हो गई थोड़ी। इस सम्स में देखना, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो खरीदने का डेट वो कब भी दे, 1990, 95, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, कोई भी डेट दे, लेकिन वो बेचने वाला डेट कब देगा, 2023। क्यों, क्योंकि आपको इनकम तो निकालना है प्रीवियस ईयर का ना, है कि नहीं। वो 22-23 वाला डेट ही तुम्हारा देगा, 22-23 के बीच का कोई भी डेट सेल वाला देगा, समझ रहे हैं मेरी बात। ओके, तो अभी क्या है, सम्स का आगे का लाइन एक पढ़ लेते हैं। इसमें एक और एसेट्स है, वो भी बेचा है ना। ओके, He sold the shares of ABCO Limited on February 12, 2023 for ₹18,700. Purchased on March 21, 2022 for ₹15,300. Compute his income from capital gain loss for the assessment year 23. ओके, दो एसेट्स दे दिया, एक आपका हाउस दे दिया है और एक आपका शेयर्स दे दिया है, ठीक है। आप लोग सम्स को एक बार फिर से पढ़ लो, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा
जो मिलने आए हमसे मैं मिल ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ लो, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ थोड़ी सी वो डिस्टरबेंस हो गई, मान लो वो आ गए बीच में, और इम्पोर्टेंट भी था, है कि नहीं। अगर मान लो कुछ देना होता उनको तो मैं इशारा कर देता पूरे आजबेन, लेकिन जब दिख रहा है कि कुछ लेना है मैं क्या बोलूँगा, 1 मिनट रुक जाओ, ब्रेक ले लेते हैं, है कि नहीं। खैर देखिए, सम्स एक बार आप लोग समझ लीजिए, समझ गए होंगे उम्मीद है। इस सम्स में हमारे पास 2 एसेट हैं, पहला एसेट है हाउस और दूसरा एसेट है हमारा शेयर्स, ठीक है। हाउस वाला जो एरिया होता है उसमें 36 महीना देखा जाता है, 36 से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, और मेरे ख्याल से उसमें लॉन्ग टर्म है। डेट देखो कब खरीदा गया था, 1998 को, दिखा खरीदा गया 1998 को और बेचा है 2022 में, लॉन्ग टर्म है, 36 महीना से ज़्यादा। और शेयर के केस में 2 क्राइटेरिया है, अगर तुम्हारा शेयर लिस्टेड है तो 12 महीना, और अगर तुम्हारा शेयर लिस्टेड नहीं है तो 24 महीना। रूल पढ़े थे हम लोग लास्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मानोगे कि शेयर हमारा लिस्टेड है। और शेयर्स वाले को देखो कब खरीदा है, ये खरीदा था कब, मार्च 21, 2022, दिखा, और बेचा है कब, 12 फरवरी 2023। 12 महीना क्रॉस नहीं हुआ, मार्च 2022 में खरीदा और फरवरी 2023 में बेचा, अभी 11 महीना ही हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म, ठीक है। और शॉर्ट टर्म वाले में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, एकदम इजी फ्लैट, आप देख सकते हो। ऊपर की हेडिंग पूरा लिख दीजिएगा, हर चैप्टर में लिखते आ रहे हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मित्रा, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। और आप पहले शेयर वाला ही देख लो, सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा है, 18,700 में दिया है। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो सम्स में कोई ब्रोकरेज कमीशन वगैरह था नहीं लिए, यही हमको क्या मिल गया, नेट सेल कंसिडरेशन। और नेट सेल कंसिडरेशन में से सिंपली हम लोग क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक आइटम है, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया है, 15,300, कितने में खरीदे थे वो वाला, और माइनस करके सिंपली मिल गया 3,400। ये फिगर थोड़ा यहाँ पर मिट गया है, 3,400 है, इसको हम लोग नाम दे दिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है, शॉर्ट टर्म वाला। हाउस जो है वो लॉन्ग टर्म का है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ा समझिएगा, यहां पर लिखे हैं हाउस का सेल कंसिडरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में बेचा गया है, कितने में बेचा गया, 7,70,000, ठीक है। इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो इस सम्स में नहीं है, इसके साथ भी माइनस करके वैल्यू आया 7,70,000, नाम दे दिए नेट सेल कंसिडरेशन। क्लियर है। इसमें से लेस करेंगे, अब यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और एक चीज जो अभी हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताया था, उसमें और एक लाइन ऐड होगा, ध्यान रखना। इस सम से मेंशन किया था कि हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को कब खरीदा है, 1998 में, देखा 1998 में। और जो इंडेक्स नंबर वाला एरिया है, जिस नंबर को यूज करके हम लोग वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, वो आपको मिलेगा 2001 से, ठीक है। आपके मन में प्रश्न आएगा क्यों 2001 से मिलेगा, उसके पहले का क्यों नहीं मिलेगा, उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि हम लोग अभी टू दी पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। पहले के भी होते थे, हम लोग पहले वाला ही पढ़ कर आए हैं, लेकिन अभी आप ध्यान रखोगे मेन पॉइंट पे कि आपको जो इंडेक्स नंबर चाहिए फिगर को एडजस्ट करने के लिए, वो कब से दिया गया है, 2001 से। सुन रहे हो विनोद, नहीं धीरज,
हम लोगों का इंडेक्स नंबर कब से दिया गया है? 2001 से। और फिगर कब खरीदा है? वो 1998 में। तो आपको तो 98 का मिलेगा ही नहीं इंडेक्स नंबर, तब तो आप फिगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपने रूल्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंजेस क्या होगा कि जब भी 2001 के पहले का प्रॉपर्टी खरीदा रहेगा तो आप देखोगे सम्स में उस प्रॉपर्टी का एक फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, और वो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो 1 अप्रैल 2001 की होगी। सुने, इस सम्स में देखिए दिया हुआ था, जब हम लोग हाउस का पढ़ रहे थे तो क्या दिया हुआ था? हाउस में आप देखोगे दिया हुआ है हम लोगों का कि हमने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है 1998 में 75,000 में, दिखा? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू कितना? 1,50,000। ठीक है, तो हम लोगों को एक सिंपल सा चेंज करना पड़ता है जब 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई रहती है। तो एग्जाम्पल में हम क्या बोले थे? सिंपल आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय उस साल का इंडेक्स जिस साल खरीदा है, और इनटू करना है 2022-23 के इंडेक्स से। जब फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा तो थोड़ा सा आपको पॉइंट एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, माइनर सा। क्या सोचना पड़ेगा? देखना बोर्ड में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखे क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सम्स में दिया हुआ है 75,000, और एफएमबी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो सम्स में दिया है 1,50,000 ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर फिगर रहेगा वो लेना हो। ठीक है, तो इन दोनों में से हायर फिगर कितना है? 1,50,000, वो ले लिए। डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 2001-2, तो 1-2 का इंडेक्स नंबर जो है ना, जब 1-2 से स्टार्टिंग आपको मिलेगा तो 1-2 का इंडेक्स नंबर 100 है। ठीक है, तो हम लोग 1-2 का इंडेक्स नंबर कितना ले लिए? 100, और मल्टीप्लाई किस साल से करेंगे? इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो इंडेक्स नंबर 2022-23 का आप देखोगे तो आपको मिलेगा कितना? 331। ठीक है, जिनके पास बुक है लाए हैं, आप एक बार पेज नंबर 428 में जाकर देखिएगा, आपको एक पूरा लिस्ट बनाकर पूरा इंडेक्स नंबर दिया हुआ मिलेगा। दिखा? तो उसमें आप एकदम स्टार्टिंग वाले डेट में देखिएगा 2001-2 में, तो वहां दिखेगा आपका इंडेक्स नंबर कितना है? 100, और लास्ट ईयर जो अभी का है 2022-23 का, उसका जाकर देखोगे कितना मिलेगा? 331। ठीक है, अब देखिए इसको सम्स को फिनिश करें। इसको सॉल्व करके वैल्यू आपका कितना आया? 496,500। 7,70,000 में 496,500 माइनस किए तो 273,500 हम लोगों को मिला। इसको नाम दिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस आदमी के पास, और एक शॉर्ट टर्म है, दोनों को ऐड करके 276,900 आ गया इसका पूरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, सम्स आपकी हो गई कंप्लीट। अब एक दो बातें जो थोड़ा डाउट क्लियरेंस से रिलेटेड है, अगर आप बोर नहीं हुए हो और इंटरेस्टेड हो इस बात को जानने में कि कहाँ कहाँ मेरा डाउट हो सकता है, उसको कैसे हम क्लियर करेंगे, तो अब आगे की बात आप सुन सकते हो। सम्स आपका कंप्लीट है, इसी तरीके से आपको करने हैं। एक दो लाइन किसी सम्स में एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो हम लोग आगे के सम्स में देखेंगे। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, एक दो बातें जो किसी किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है, एक डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब। तो अब आगे की बातों में अगर आप बोर नहीं हुए और इंटरेस्टेड हो तो आप सुन सकते हो। और अगर आप नहीं, भाई मेरा समझ खत्म हो गया, क्या करेंगे इतना कहानी जान के, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। सबसे पहली बात, किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि ये इंडेक्स नंबर जो आप लगा दिए, अभी तो हम लोग को दिखाएं पेज नंबर 428 में जाकर देखो ये इंडेक्स नंबर है, हम लोग एग्जाम में कहाँ से जाकर देखेंगे? आएगा कि नहीं एक तो क्वेश्चन मन में, तो उसके बारे में आप समझिए। जब आप अपने पेज में देखें पेज नंबर 428 में इंडेक्स नंबर, ठीक है, हाँ सही बात है। जैसे अभी अगर मान लो मेरे पास में से स्मार्ट बोर्ड होता, मैं दिखा देता, थोड़ा गरीबी का हालत है देखो मेरी गरीबी का मजा ले रहा है। तो आप लोग अभी क्या कीजिए, बुक में देख लीजिए,
बुक में जो पेज नंबर 428 में पूरा आपको इंडेक्स नंबर मिला है ना, उसमें आप देखो 2001 से जो स्टार्ट हुआ वो 100 है और 2022-23 का लास्ट में कितना है 331। एक्चुअली वो हर साल के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके नंबर बनाया जाता है। सुने मेरी बात, हर साल के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वो नंबर बनाया जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इन द सेंस जैसे कुछ होता है ना कि देखो ये लॉजिक से करोगे तो पूरा नंबर याद हो जाएगा, कूद के बताइए, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। वो किस तरीके से नंबर फिक्स किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। समझे? आप देखोगे कभी 8 से बढ़ा है, कभी 10 से बढ़ा है, कभी 12 से बढ़ा है, कभी 7 से ही बढ़ा है, कभी 6 से बढ़ा है, कभी 5 से बढ़ा है। समझ रहे हैं? तो वो नंबर जो है ना आपको याद करके जाने का जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जिस जिस ईयर के इंडेक्स नंबर का जरूरत रहेगा उस साल का इंडेक्स नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया हुआ होगा। सुने मेरी बात? तो आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 याद रखना, 1 2 का 100 वहीं से शुरू है, और इस साल का जो तुम्हारा ईयर है वो उसका कितना है 331। तो अगर सिर्फ 2 साल की जरूरत रहेगी तो हो सकता है वो ना दे, क्योंकि वो सोचे बच्चा इतना तो याद करके आया होगा, पहला वाला और लास्ट वाला 100 और 331। और मेरे ख्याल से ये तो भूलने वाली चीज भी नहीं है, आज डिस्कस हुआ है तो तुमको याद ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में बैठ के कंफर्म कर लोगे 331 ही है ना, हाँ ठीक है। ये तो 2 रहेगा ही याद, और बीच वाले किसी साल का भी अगर होगा ना तो वो क्या करेगा एग्जाम में मेंशन कर देगा। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये नॉलेजेबल है, इसका आपके सम से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ गया कि 2001-2 से ही इंडेक्स नंबर क्यों दिया हुआ है, पहले का क्यों नहीं दिया? क्या हमारे पापा को कैलकुलेशन करने का अधिकार नहीं था? तो मान लो मन में आ गया क्वेश्चन, तो पापा तक तो मत ही जाइए, मैं ही बताता हूं। हम लोगों ने ही जब किया था तो हम लोगों का इंडेक्स नंबर 1981 से दिया हुआ था। अनेक पुरानो लोग हमें समझे, मैंने 81 ऐसा जो हुआ 81 से पढ़ा रहा है क्या? नहीं, जैसे तुम्हारे पास 2001-2 से दिया है ना, हम लोग जब पढ़े थे तो इंडेक्स नंबर कब से दिया हुआ था? 1981 से। समझ रहे हो? दरअसल होता क्या है, कुछ सालों के बाद, अब अगर इतने सालों का इंडेक्स नंबर रहे 1981 से अभी तक, तो नंबर जो है ना आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे उस नंबर को कट करके हटा दिया जाता है, और उसके जो फिगर हैं, जैसे आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि अगर पुराना नंबर को कट करके हटा देगा तो कैलकुलेशन तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं? कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होता। दरअसल क्या होता है कि जो पुराना वाला फिगर हटाया गया उस हिसाब से फिगर को एडजस्ट करके 2001-2 के फिगर में रख दिया जाता है। मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लो 98-99 का इंडेक्स नंबर हटा दिया, लेकिन मैंने तो पढ़ा था तो उस समय था 98-99 का इंडेक्स नंबर हटा दिया, तो किया क्या गया होगा कि 98-99 में जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई होगी, समझ रहे हो, उसका वैल्यू लेकर उसका वैल्यू 2001 तक लाया गया होगा। समझे कि 2001 में उसका क्या वैल्यू हो सकता है, और वो वैल्यू लाने के बाद फिर 98-99 के इंडेक्स नंबर को हटा दिया गया। अब अगर कोई बच्चा ये बोले कि 98-99 का इंडेक्स नंबर नहीं, हम कैसे निकालेंगे? तो बोला बाबू वो हटा दिया, लेकिन उसी का फिगर एडजस्ट करके कहाँ ला दिया है? 2001-2 में। तो आप क्या कीजिए, 2001-2 से उसका कैलकुलेशन कर दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे वो एक स्टेप और आगे लाके तुमको दे दिया, तो तुम यहां से मत करो कैलकुलेशन, जहां तक वो ला कर दे दिया है वहां से करो। समझ रहे हैं? इसलिए क्या है कि जब 2001-2 के पहले का वैल्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, वो निकाल के दे दिया है
कि 98, 99 का जो प्रॉपर्टी था उसका 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू 1.5 लाख था। तो आप यहाँ से सोचकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए जब भी देखोगे 2001 का पहले का कोई भी प्रॉपर्टी रहेगा तो उसमें एक फेयर मार्केट वैल्यू भी सम्स में देगा। और ये बातें मैंने इसलिए आगे तक टानी जिससे आपको याद रहे कि जब भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा तो हम लोग कॉस्ट और एफएम भी दोनों में जो ज्यादा होगा उसको लेकर अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आई होगी। फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर किसी लाइन में डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।